राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं की यदि हम विशेषताएं देखें तो हमें पता चलता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से विकासशील देशों में राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया दो भागों में बांटी जा सकती है। एक तो है स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले का काल तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल। अधिकांश देशों में राजनीतिक आधुनिकीकरण की शुरुआत विदेशी शासन की दासता के युग में शुरू हुई। जैसे भारत में भी जब यहाँ पर विदेशी शासन था तो उन्हीं की तरह यहाँ पर समान कानूनों की स्थापना, नौकरशाही की स्थापना, आधुनिक किस्म के कानूनी व्यवसाय एवं न्यायालयों की शुरुआत हुई। वकील और जो भी न्यायालय होते हैं, कोर्ट वगैरह, साथ ही निर्वाचित विधानसभाओं की स्थापना हुई, कार्यपालिकाओं की स्थापना हुई, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हुई और राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि विकासशील देशों ने विदेशों से यानी कि पाश्चात्य देशों से ये कई तरह की संस्थाएं उनके द्वारा हमें प्राप्त हुई और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्होंने इस प्रक्रिया को अत्यंत तीव्र करने की कोशिश की। कई विकासशील देशों ने अनुभव किया कि लोकतांत्रिक शासन और लोकतांत्रिक विकास पद्धति से राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में वांछित गति से बढ़ना संभव नहीं है। तब उन्होंने गैर लोकतांत्रिक शासन और विकास पद्धति को भी अपनाया। जैसे कई देशों में सैनिक शासन की स्थापना हुई, कुछ में अधिनायकवाद की स्थापना हुई, लेकिन उन्होंने आधुनिकीकरण को अपनाने की चेष्टा की। इसके अतिरिक्त विकासशील देशों में राजनीतिक आधुनिकीकरण और विकास को एक दूसरे का पर्यायवाची मान लिया गया है। उनको ये लगता है कि यदि आर्थिक विकास होगा तो ऐसी स्थिति में अपने आप ही राजनीतिक विकास हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने लोकतंत्र के स्थान पर अधिनायक तंत्र, सैनिक शासन और बाध्यकारी साधनों को अपना लिया। तो और आर्थिक विकास करने के लिए उन्होंने औद्योगिकरण को अपनाया और नई नई मशीनें, कारखाने और अन्य अन्य कई साधनों की स्थापना करी। उनका ये मानना था कि आर्थिक विकास की दर में यदि वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। सामान्य जनता के जीवन स्तर को सुधारने में उन्हें सफलता मिलेगी। व्यक्तियों की जो औसत आयु है वो भी बढ़ जाएगी। तो और आर्थिक विकास के लक्ष्यों की अगर प्राप्ति हो गई तो उनको एक विकसित राष्ट्र माना जाएगा। उनकी राष्ट्रीय शक्ति और प्रभाव में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार हंटिंगटन जैसे विद्वानों ने उनके इस विचार को राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के विरुद्ध माना। उनका ये कहना था कि यदि गैर लोकतांत्रिक शासन है तो विकास पद्धति के द्वारा एक सीमा तक आर्थिक विकास की गति बढ़ाई तो जा सकती है, लेकिन लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक आधुनिकीकरण संभव ही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता ये तो आधुनिकीकरण के मुख्य पहलू होते हैं। इसके अतिरिक्त विकासशील देशों में जो राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है वो अपनी प्रकृति से पश्चिमी देशों की प्रक्रिया से एकदम अलग तरह की भी है। पश्चिमी देशों में राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो 16वीं सदी के नवजागरण आंदोलन और धर्म सुधार आंदोलन से शुरू हुई और औद्योगिक क्रांति ने इसे पूर्ण गति प्रदान की। पश्चिमी देशों में सामाजिक विकास और परिवर्तन ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को पूर्णता प्रदान की। इन देशों के पास अपने साम्राज्य और उपनिवेश भी थे और इनसे जो प्राप्त आर्थिक साधन इनसे जब उनको आर्थिक साधन प्राप्त हो जाते थे तो पश्चिमी देशों के लिए संभव हुआ कि उन्होंने उदारवादी मूल्यों की रक्षा की और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की मदद से अपने राजनीतिक आधुनिकीकरण को उन्होंने पूर्ण किया। लेकिन विकासशील देशों में पाई जाने वाली राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पश्चिमी देशों की इस प्रक्रिया से पूरी तरह से भिन्न है।
इनमें राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया समाज के अंदर से उत्पन्न नहीं हुई, अपितु उन्होंने राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा को पश्चिमी जगत से प्राप्त किया और उन पर यह अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों द्वारा थोप दी गई। उन्होंने इसे एक बाध्यकारी लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है, यानी कि उनके ऊपर तो उन्होंने एक तरह से पाश्चात्य देशों की नकल की है, या पाश्चात्य देशों ने उनके ऊपर अपने ही जैसी शासन व्यवस्था को थोप दिया है। तो इस प्रकार इनके आधुनिकीकरण में और पश्चिमी देशों के आधुनिकीकरण में मूलतः भिन्नता है। इसके अतिरिक्त विकासशील देशों में जो परंपरागत आर्थिक ढांचा है, उसने राजनीतिक आधुनिकीकरण की गति पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। यानी अधिकांश विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है और कृषि उत्पादन की प्रणाली यहाँ पर प्रचलित है। कृषि उत्पादन, पशुपालन, वस्त्र उत्पादन अधिकतर देशों में यही प्रचलित है। अनेक देश अपनी बढ़ती जो जनसंख्या है उसके अन्न की मांग को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के बावजूद ये देश कृषि आधारित उद्योगों का विकास भी नहीं कर पा रहे हैं। इन देशों के पास पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल और प्राकृतिक संसाधन तो हैं, किंतु अपना औद्योगिक विकास करने में इन्हें पूर्णतः सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके पास एक तो इतनी पूंजी यानी कि मशीनें नहीं है और न ही कुशल श्रमिक हैं और न ही कुशल प्रबंधक हैं और तकनीक भी नहीं है। तो कच्चा माल होते हुए भी उस कच्चे माल का उपयोग कैसे किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। तो ये अपने आर्थिक विकास के लिए पश्चिमी देशों की सहायता पर निर्भर करते हैं और इससे अनेक देशों पर विदेशी ऋण का भार बढ़ गया है। विदेशी ऋण बढ़ जाने के कारण उनकी राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग उस ऋण और उसका ब्याज चुकाने में ही व्यय हो जाता है। तो इससे इनकी फिर जो विकासशील देशों को जो सहायता मिलती है वो अनेक शर्तों के साथ प्राप्त होती है। इससे इनकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो विकासशील देशों की सामाजिक परंपरा, जो सामाजिक संरचना है वो परंपरागत ढंग की है और इसने भी राजनीतिक आधुनिकीकरण की गति पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। अधिकांश विकासशील देशों का सामाजिक संगठन आज भी सामंतवादी और कबीलाई किस्म का है, यानी कि वहाँ पर अभी भी वही सामंतवादी व्यवस्था मौजूद है और उनका जो ग्रामीण समाज का संगठन है वो इसी कोटि में आता है। और हालांकि इन देशों में नगरीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है, किंतु शहरों में अधिकांशतः जनसंख्या का मूल संस्कार और जो चिंतन है वो कुटुंब, जाति और धार्मिक किस्म के प्राथमिक समूहों से अत्यधिक प्रभावित है। इसलिए सामाजिक आधुनिकीकरण यहाँ पर इनका नहीं हो पाया है और इसके कारण राजनीतिक मतलब जो सामाजिक पिछड़ापन है उसके कारण राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है। अधिकांश विकासशील देशों में संपूर्ण जनसंख्या का एक बहुत छोटा भाग मध्य वर्ग के रूप में मौजूद है, लेकिन उसका दृष्टिकोण भी परंपरावादी ही है। ये मध्यम वर्ग यथास्थितिवाद का समर्थक है और इस वर्ग से प्रशासक, अधिकारी, चिकित्सक, शिक्षक आदि आते हैं और यही वर्ग मुख्य उपभोक्ता के रूप में आर्थिक उत्पादन के स्तर को प्रभावित करते हैं। ये जो मध्य वर्ग है ये राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गतिशीलता देने में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहा जैसी भूमिका पश्चिमी देशों के मध्य वर्ग की रही है। इसके अलावा पश्चिमी देशों में राजनीतिक आधुनिकीकरण को गति देने में शिक्षित वर्ग की भूमिका सराहनीय रही है, किंतु विकासशील देशों में बहुत कम जनसंख्या ही शिक्षित है, यानी जनसंख्या का बहुत छोटा भाग ही शिक्षित है और ये वर्ग सामान्य जनता में शिक्षा के प्रसार के प्रति भी उदासीन है। ये चाहता है कि समाज में यथास्थिति बनी रहे ताकि समाज में उसकी एक विशिष्ट स्थिति बनी रहे, क्योंकि इनको समाज में श्रेष्ठ स्थान और सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं तो ये नहीं चाहते कि और लोग भी उनकी बराबरी करें। कई विकासशील देश जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से गुजर रहे हैं
और आम जनता का जीवन स्तर निम्न है। सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति भी ठीक नहीं है, जैसे अस्पताल हों, विद्यालय हों, महाविद्यालय हों और खेल के मैदान हों। तो इस प्रकार जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गरीबी की रेखा से नीचे है और उसको राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से कोई प्रत्यक्ष लाभ भी नहीं है और न ही उनकी कोई रुचि है। तो इस प्रकार इन देशों में राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो है वो पश्चिमी देशों जैसी नहीं है।